हाँ तो दोस्तों, इन्हें तो जानते ही होंगे आप, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। हो ही नहीं सकता आप में से कोई इंसान इनको ना जानता हो, क्योंकि पिछले 1-2 साल में या कहिए 2 ढाई साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। ये बहुत मशहूर हुए सोशल मीडिया के ज़रिए से। और जानते हैं ये मशहूर कैसे हुए? ये मशहूर हुए कुरान की तौहीन करके, मुसलमानों के जो जज़्बात थे उनसे खिलवाड़ करके, कुरान की बेहुरमती करके। पिछले 10-20 साल में, बल्कि आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि जब से हमारा ये मोबाइल वगैरह और ये इंटरनेट वगैरह आया, मतलब सोशल मीडिया आया है, तब से मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान ने पब्लिकली कुरान की इतनी ज़्यादा बेहुरमती और बेअदबी और तौहीन की होगी कि जितनी इस इंसान ने की है। ये वही इंसान है कि जो आपको याद होगा अभी स्वीडन में जो कुछ हो रहा था कुरान के खिलाफ, आए दिन हो जाता था, हर हफ्ते हो जाता था, उसके पीछे यही इंसान ज़िम्मेदार होता था। हर हफ्ते देखते थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये कभी किसी मस्जिद के सामने जुमे के बाद, कभी कहीं पब्लिक प्लेस पर, कभी कुरान जला रहा है, कभी कुरान को पैर से मार रहा है, न जाने कौन-कौन से बुरे काम करता रहता था कुरान के खिलाफ। दूसरी तरफ क्या होता था, जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो दोगला मीडिया है, वही मीडिया के जो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उन पर जो बैन लगाया गया है, उस बैन को सपोर्ट कर रहा है। वही मीडिया उस दौर में इसकी वकालत करता था कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, उसके नाम पर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, आपको क्या लेना-देना? मतलब वकालत की जाती थी कुरान की तौहीन की, कुरान की बेहुरमती की। अब यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ये जो इंसान था, जिसका नाम सलमान है, और ये जो कुछ स्वीडन में कर रहा था, ये खुद स्वीडन का नहीं है। इसका अगर आप लोग बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे तो ये इराकी है, इराकी नस्ल का है, और ये मुसलमान भी नहीं था। ज़ाहिर है जब ऐसे काम कर रहा है मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, बल्कि ये एथीस्ट था। तो ये वहाँ पर अपने आप को एक ज़्यादा यूरोपियन दिखाने के लिए या ज़्यादा स्वीडिश दिखाने के लिए, वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, वरना इसका बैकग्राउंड तो खुद एक मुस्लिम देश से था। अब इसके ये सब कुछ करने से इसका तो जो इसे शोहरत मिलना थी मिल गई, मगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ तो किसका हुआ था? स्वीडन देश का। उसके सारे मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते टूटना शुरू हो गए, खराब होना शुरू हो गए। सारे मुस्लिम देशों की पब्लिक में भी स्वीडन के खिलाफ नफ़रत भर गई। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट का बायकॉट किया गया। वो टर्की देश की जो पहले ही अपनी कुछ पर्सनल वजहों से नाटो में स्वीडन को एंट्री नहीं देना चाहता था, अब वो और अड़ गया। उन्होंने कहा अगर आप ये करोगे, कुरान वगैरह पर आओगे, इस्लाम पर आओगे तो हम और नहीं देंगे। और आम पब्लिक ने भी टर्की के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि अब तो बिल्कुल ना देना, और टर्की उस चीज़ पर अड़ भी गया। हालाँकि आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि अब टर्की उस चीज़ को अप्रूव कर चुका है। इन लोगों के बीच समझौता वगैरह हुआ, डील हुई है, उसके बाद उसने अप्रूव कर दिया था। मगर दोस्तों, अब ये खबर निकल कर आई है कुछ टाइम पहले ही, मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा था काफ़ी लंबे टाइम से, मैं कोशिश कर रहा था आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। तो अभी पिछले महीने अक्टूबर के लास्ट में ही ये खबर निकल कर आई थी कि इस इंसान को वहाँ का जो सिस्टम है स्वीडन का, उसने इसकी जो परमानेंट रेज़िडेंसी थी उसको डिक्लाइन कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये वहाँ पर नहीं रह सकता है, और इसको डिपोर्ट करने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं इराक की तरफ। मतलब इसके जो अपना मुल्क है, जो इसकी जहाँ का ये नस्ली तौर पर जहाँ से ये बिलॉन्ग करता है, वहाँ भेजा जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि इस इंसान ने कितना वहाँ पर ऊधम काटा और कितना खुश था कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब देखिए, ज़ाहिर है वो इंसान कब तक नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि स्वीडन शुरू में तो इसको आज़ादी दे रहा था, पुलिस भी वहाँ की इसको प्रोटेक्ट कर रही थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। लेकिन ज़ाहिर है स्वीडन को महसूस हो गया कि इस एक इंसान की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो इस वजह से अब उसका जो इमिग्रेशन सिस्टम था, उसने ना सिर्फ़ इसकी परमानेंट रेज़िडेंसी को रिजेक्ट किया, इसके पूरे सारे मतलब हर चीज़ पर ठप्पा लगा दिया गया, बल्कि इसको डिपोर्ट करने की, इसको वापस भेजने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई। हालाँकि मैंने खबरों में पढ़ा है, कुछ आर्टिकल्स और पढ़े, उसमें मुझे पता लगा कि अभी इस चीज़ पर होल्ड है। मतलब अभी इसकी जो है पेंडिंग में डली हुई है डिपोर्टेशन। वो इस वजह से क्योंकि इसने वहाँ पर अपील की है स्वीडन के अंदर कि अगर आप लोग मुझे ऐसे डिपोर्ट कर दोगे, मुझे ऐसे ही इराक में भेज दोगे तो मेरी जान को खतरा है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है, उसके कहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसकी जान को खतरा नहीं, मैं कहता हूँ वो जो सोच रहा है उसके साथ वही होगा। क्योंकि इराक एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी बहुत एक बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हुए थे उसके खिलाफ, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे पब्लिक के प्रेशर में ही कहिए, लेकिन वहाँ की हुकूमत को इसके पहुँचते ही इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और कोई नामुमकिन बात नहीं है कि इसके खिलाफ मौत का फरमान जारी हो, क्योंकि वहाँ के जो आस-पास के देश हैं, उनमें इसी तरह का ही रिकॉर्ड रहा है इस तरह की सज़ा के लिए। तो मैं यकीन के तौर पर कह सकता हूँ अगर ये बंदा वहाँ पर जाएगा तो मुमकिन है इसको मौत की सज़ा दी जाएगी, और ये सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसी वजह से अभी इसका जो स्टेटस है ये डिपोर्टेशन का, ये पेंडिंग में है, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल वहाँ से इसका सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया है, और इसकी जो परमानेंट रेज़िडेंसी वगैरह थी वो सब छीन ली गई है। तो कहीं न कहीं आज, कल या कुछ दिनों बाद इसको डिपोर्ट तो होना ही पड़ेगा। हो सकता है कहीं और के लिए ये अप्लाई कर दे कि मेरी जान को खतरा है असाइलम वगैरह के लिए किसी और देश में, तो वो इसको पनाह दे दे, लेकिन स्वीडन में ये रहने वाला नहीं है, और शायद इराक ये कभी जाना नहीं चाहेगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की आगे भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।